जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू पर इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होने वाला है। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि जो हमारे नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी अक्सर पूछी जाती है। तो चलिए जानते हैं आज इस सभ्यता के बारे में कि ऐसा क्या था इस सभ्यता में, ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते रहिए इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह से और वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कांस्य युग। इससे पहले हम ताम्र पाषाण युग पढ़ चुके हैं, पाषाण युग पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो थर्ड युग आता है वो आता है कांस्य युग। तो कांस्य युग का मतलब है जहाँ पे कांसे का प्रयोग किया गया था। अब कांसे में कौन सी धातु होती है? लोहा, तांबा और कांसा, ये तीनों धातु आती हैं हमारे कांसे में। बट अब हम यहाँ पे सिर्फ तांबा जो धातु है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें लोहे का प्रचलन नहीं था, लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ तांबे का ही प्रयोग किया जाता था। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है कि कांसे का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था इस सभ्यता में। इसलिए इसको दूसरा नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम जान लेते हैं मेन डिटेल कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता इस सभ्यता का नाम से जाना जाता है। इसका सेकेंड नाम है वो हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों है? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है कौन सा? हड़प्पा है। सबसे पहले जो इस सभ्यता की खोज की गई थी वह हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले खोजी गई थी। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा ही रख दिया गया, क्योंकि कोई भी इतिहासकार जब खोज करता है तो जिस स्थान पर वो खोजी जाती है तो उस सभ्यता का नाम वही रख दिया जाता है। तो इसी तरह से जो हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता को प्रथम बार खोजा गया, तो इतिहासकारों ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही रख दिया। तब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। अब सिंधु नदी के किनारे फैले होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। और जो हमारा थर्ड है कांस्य युगीन सभ्यता, तो वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कांस्य का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। तो अब हम आगे देख लेते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है कि इन 700 सालों में ये सभ्यता विकसित हुई थी। 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। अब उसके बाद उन्नत सभ्यता, यह बहुत ही ज़्यादा उन्नत सभ्यता थी। उन्नत से मीन्स बहुत ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, बाकी की सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा विकसित थी। अब बाकी की सभ्यताएं कौन सी? जैसे मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, या फिर भारत की अन्य सभ्यताएं भी तो थी। तो और जो चीन की सभ्यता थी, इन चारों सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता सबसे उन्नत थी। और उसके बाद खोजकर्ता जॉन मार्शल, जो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता माने जाते हैं, उन्हें जॉन मार्शल के नाम से जाना जाता है। अब जॉन मार्शल ने 1924 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि एक हमारे जो इतिहासकार रहे हैं पुरातात्विक भारतीय सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम कनिंघम था। तो कनिंघम का एक भ्रम अक्सर पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। कनिंघम का भ्रम क्या था? तो मैं आपको बता देती हूँ कि कनिंघम जो थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। तो उनका भ्रम यह था कि जब भारत में रेल की पटरी की खुदाई हो रही थी, हमारी रेल की पटरी है तो इसे बिछाने के लिए जब जगह की खुदाई हो रही थी तो खुदाई में कुछ ईंटें मिली थी। अब उन ईंटों कुछ मोहरें मिली थी। तब ईंटों के मिलने से
और मोहरों के मिलने से क्या हुआ, जो कनिंघम थे इन्हें एक भ्रम हो गया, इन्होंने इन ईंटों का और इन मोहर का कालखंड गलत निर्धारित कर दिया। इनको जो ज्ञान था इन्होंने उस कालखंड में इन दोनों चीज़ों को ढालने की कोशिश की और यह पता नहीं लगा पाए कि यह जो ईंट थी और ये जो मोहर थी ये हड़प्पा सभ्यता की थी। और ये कब हुई, देखो ये 1900 में हुई थी, यानी कि सन 1900 में कनिंघम रेल की पटरी बिछाने के लिए खोज कर रहे थे। तो उन्हें जब रेल की खुदाई हुई थी, रेल की पटरियां बिछाने के लिए खुदाई हुई थी, वहाँ पे कुछ ईंटें और कुछ मोहरें मिली थी, तो इनका कालखंड कनिंघम ने गलत निर्धारित किया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता की उस वक्त पहचान नहीं की जा सकी थी। बट उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल, जो कि बाद में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 1924 में इस ईंट का और ये मोहरें जो मिली थी इनका सही कालखंड निर्धारित किया। देन उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई कि हड़प्पा सभ्यता की ये ईंटें और मोहरें हैं, और बाद में हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज की गई, जिसके बाद इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। तो आई होप कि आपको किस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम आगे देख लेते हैं नगरीय सभ्यता और चरणबद्धता। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले के जो हमने वीडियोस में पढ़ा है, जैसे कि ताम्रपाषाण काल हमने पढ़ा था, तो उसमें ग्रामीण सभ्यता थी। बट उसके बाद जो हमारी हड़प्पा सभ्यता आई ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे नगर नियोजन था, में से एक नगर की तरह, एक शहर की तरह से ये सभ्यता विकसित हुई। चरणबद्धता, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के तहत इस सभ्यता को बनाया गया था, सभ्यता को बसाया गया था। सारे घर, सड़कें, गलियां, नालियां, सब कुछ एक प्लानिंग के द्वारा ही बनाया गया था, कुछ भी विदाउट प्लानिंग नहीं था। और उसके बाद शिल्प उत्पादन, हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा काम होता था वो शिल्प उत्पादन का होता था। शिल्प उत्पादन में आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आगे भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल में, कि ईंटें, मनके, बाट वगैरह इन सब का निर्माण करना, इन सब को बनाना शिल्प उत्पादन में होता था। और शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र में से मुख्य स्थान कौन सा था, यह भी हम आगे की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख क्षेत्र है, एक प्रमुख स्थान है। तो मोहनजोदड़ो का वैसे अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। क्यों अब मुर्दों का टीला नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हड्डियाँ मिली थी, इंसानों की भी और जानवरों की भी। तो इसी के कारण इस स्थान का नाम मुर्दों का टीला रख दिया। बट मुर्दों का टीला कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका नाम मोहनजोदड़ो रख दिया गया। और मोहनजोदड़ो का ही अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तब मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का स्थान है, वहाँ पर दो टाइप के जो है बस्तियाँ हैं, एक है दुर्ग और दूसरा जो है वो है निचला शहर। अब दुर्ग जो है वो तो ऊंचा बना हुआ है और निचला शहर जो है वो नाम से पता लग रहा है कि वो नीचे बना हुआ है। तो दुर्ग जो है, दुर्ग पे जो है विशाल स्नानागार हैं, अन्नागार जहाँ पे अन्न का भंडार होता है वो है। और जो निचला शहर है वहाँ पे आम जनता रहती थी, अपने घरों में आम जनता रहती थी। तब हम आगे पढ़ेंगे स्नानागार के बारे में, अन्नागार के बारे में। ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि दुर्ग में क्या था। अब हम आगे देख लेते हैं ग्रेड पद्धति उन्नत जल निकास प्रणाली। अब ग्रेड पद्धति क्या थी मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी एक गली है, देन उसके साथ में हमारी एक गली ऐसे इस तरह से होगी, फिर इस तरह से होगी। तो इसी तरह से नॉर्मल गलियां तो होती थी, बट साथ में क्या था, एक गली इनको इधर को काटती थी, एक इधर को काटती थी। मैं सारी गलियां आपस में एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी एक दूसरे को, और इसी 90 डिग्री के एंगल पर काटने को ग्रेड पद्धति कहा गया है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जब हमारी गलियां सीधी होंगी, देन हमारी जो नालियां होंगी वो भी बिल्कुल सीधी होंगी। कूड़ा जो भी होगा, पानी होगा, वो कुछ भी जमा नहीं होगा, डायरेक्ट सीधा चला जाएगा। तो इसके जाने से क्या होगा, कहीं पर भी गंदा पानी नहीं रुकेगा, कूड़ा करकट नहीं फैलेगा, बिल्कुल सफाई होगी। और सफाई अच्छे से की जा सकती है सीधी सीधी गलियों में, सीधी सीधी नालियों में। तो इसीलिए ग्रेड पद्धति का निर्माण किया गया था, और ताकि कोई भी गंदगी ना फैले, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही ज़्यादा सफाई पसंद थे। और उन्नत जल निकास प्रणाली, जैसे कि ग्रेड पद्धति का जो मैंने आपको बताया है कि समकोण पर काटना,
उसके बाद जब नालियाँ बिल्कुल सीधी होंगी तो सफाई बिल्कुल अच्छे से होगी। और नालियों को इस तरह से बनाया गया था कि उनको ऊपर से ढका जा सके। अब उनको ढक दिया, इसका मतलब कि बाहर का कोई भी कूड़ा होगा तो वो नालियों में नहीं जाएगा और नालियों का पानी नहीं रुकेगा। बाद में अगर कभी सफाई भी करनी हो नालियों की तो वो जो ढका हुआ होता था उसको ढके हुए को खोल कर नालियों की सफाई की जा सकती थी। तो इसी तरह से उन्नत जल निकास प्रणाली थी, ग्रिड पद्धति थी। अब आप यह देख के सोच रहे हैं कि इतने सालों पुराने इतने सालों पहले इस तरह से एक सभ्यता थी और आज के हमारी देख लो गलियां नालियां किस तरह से होती हैं। हमारी गलियों में तो नालियां बनी ही नहीं है, तो सफाई तो बहुत दूर की बात है। बट इतने हजारों साल पहले कितनी अच्छी सभ्यता थी, कितनी उन्नत, कितनी विकसित थी और उसे कितने ज़्यादा प्लानिंग के द्वारा बनाया गया होगा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से सभ्यता का निर्माण करना कोई आसान बात नहीं है। तो अब हम आगे देख लेते हैं विशाल स्नानागार, अन्नागार और कुएं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा दुर्ग जो था, दुर्ग में क्या था, एक विशाल स्नानागार था, अन्नागार था। विशाल स्नानागार में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। उस स्विमिंग पूल में क्या होता था, जो वो सार्वजनिक स्थान था, में वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता था, किसी का भी एकमात्र अधिकार नहीं था। वहाँ पे सार्वजनिक आयोजन होते थे, जैसे कि पूजा पाठ हो गया, किसी का जन्मदिन, कोई त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करना, ये सब वहाँ पर किया जाता था। और जो हमारा अन्नागार था, विशाल अन्नागार जो था, तो अन्नागार में क्या होता था, अन्न का भंडारण किया जाता था। बट अन्नागार हमें पूरा नहीं मिल पाया क्योंकि अन्नागार नीचे से बना हुआ था वो तो ईंटों का बना हुआ था, बट ऊपर का हिस्सा जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। अब लकड़ी से बना होने के कारण वो टूट गया। लकड़ी तो आप जानते हैं गल जाती है कुछ टाइम पीरियड के बाद, बट वो इतने सालों बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो जो लकड़ी का हिस्सा था वो बिल्कुल नष्ट हो गया, बट जो ईंटों का हिस्सा था वो नष्ट नहीं हुआ है, वो इसी तरह से अभी भी है। तो इसीलिए अन्नागार का हमें सिर्फ नीचे का हिस्सा ही प्राप्त हुआ है, ऊपर का नहीं हो पाया। अब कुएं, अब ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में कुएं भी मिले हैं। कुओं की संख्या 70 थी, 70 संख्या थी कुओं की। जो पूरे हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं कुएं वो टोटल 70 थे। अब हम आगे देख लेते हैं कृषि एवं पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि क्या करते थे, पशुपालन क्या करते थे। अब कृषि गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, इसी तरह से बहुत सारे जो अनाज होते हैं उन सब की खेती की जाती थी। अब इसके सबूत हमें कैसे मिले हैं, कई जगहों पर खुदाई में अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं से अंदाज़ा लगाया इतिहासकारों ने कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कृषि की जाती होगी। पशुपालन, पशुओं की हड्डियाँ बरामद हुई हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इसी तरह से बहुत सारे जानवर हैं तो उनकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो इसी तरह से अंदाज़ा लगाया इतिहासकारों ने कि हाँ, यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ही मोहनजोदड़ो में बहुत सारी हड्डियां प्राप्त हुई थी, इंसानों की भी और जानवरों की भी। तो अब हम आगे देख लेते हैं व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, यातायात भी करते थे कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पर पहुंचाना। अब इसका किस तरह से पता लगा इतिहासकारों को, जैसे कि ये हमारी हड़प्पा सभ्यता है और ये है हमारी, जैसे कि हमारा भारत है, भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। बट हमारा जो मेसोपोटामिया वो कहाँ है, यहाँ पर है मेसोपोटामिया, जिसे अब इराक के नाम से जाना जाता है। तो इतनी दूर पे यहाँ मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता का एक लोटा मिला है। तो उस लोटा के मिलने से इतिहासकारों ने यह अंदाजा लगाया कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। देन उसके बाद सुरक्षा के साधन। अब सुरक्षा के साधन से क्या अभिप्राय है, सुरक्षा के साधन से यह अभिप्राय है कि लोग सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ऐसे व्यापार करना है, एक वस्तु इस जगह से इस जगह पर भेजनी है तो उसे सुरक्षित भेजने के लिए कोई तो उपाय होना चाहिए। तो क्या करते थे लोग ना, मट्टी, जो हमारा सामान होता था उसके ऊपर मट्टी की मोहरें लगा दिया करते थे। मीन्स मट्टी जमा दी, उसके ऊपर एक मोहर लगा दी। अब उसके करने से क्या हुआ, जब कोई भी व्यक्ति उस सामान को दूसरी जगह पर लेकर जाएगा तो अगर उस सामान के साथ छेड़खानी हुई तो उस मोहर में खराबी आ जाएगी, मट्टी हट जाएगी या फिर मट्टी में दरारें आ जाएंगी, टूट जाएगी। इसी तरह से तो पता चल जाता था कि हाँ, इस सामान के साथ रास्ते में छेड़खानी हुई है, किसी ने कुछ उसमें तब कुछ चेंजेस कर दिए हैं। तो इसी तरह से लोग और नापतोल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा में बाटों का भी बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं कि हाँ, बाट हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वो लोग नापतोल पर भी ध्यान दिया करते थे।
अब हम आगे देख लेते हैं बाट, मनके और मोहरे। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, बाट में इस नापतोल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, और मोहरे लगाई जाती थी मट्टी के, उस मट्टी जमा के उसके ऊपर मोहर लगाना। तो इसी तरह से बाट और मोहरे भी बनाया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। देन उसके बाद हमारा बचा मनके। मनके क्या होते हैं? मनकों का अर्थ होता है मोती। तो हड़प्पा सभ्यता में मोतियों का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, मोतियों को बनाया जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग मोती बनाते थे किस से? पत्थरों से मोती बनाते थे। अब पत्थर भी अलग अलग क्वालिटी के होते थे, जैसे कि जेस्पर, साफ्टिक, क्वार्ट्ज, इसी तरह से बहुत सारे पत्थर हैं। शंख की कटाई भी की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। तो इसी तरह से बहुत सारे काम किए जाते थे। तो अब हम आगे आएगा हड़प्पा सभ्यता के जो मेन स्थल हैं, मेन स्थान हैं, क्षेत्र हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है हमारा हड़प्पा। आप जानते हैं हड़प्पा स्थान जो है, वहीं पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। एंड जो सेकंड है हमारा मोहनजोदड़ो। हम यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद हमारा चनहूदड़ो। ये चनहूदड़ो जो है हमारा, मैंने बताया था आपको, शिल्प उत्पादन। तो शिल्प उत्पादन का जो मुख्य केंद्र है वो चनहूदड़ो है। चनहूदड़ो में सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। अब ये कैसे पता चला? ये इस तरह से पता चला कि चनहूदड़ो में बहुत सारे कांस्य धातुओं के टुकड़े मिले हैं। धातु यहाँ पे कांस्य का प्रयोग किया जाता था, तो कांस्य के छोटे छोटे से टुकड़े मिले हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इसी तरह से इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि हाँ, चनहूदड़ो शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र रहा होगा। देन उसके बाद कालीबंगन में हमें चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण पता लगा कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग चूड़ियाँ भी पहना करते थे। उसके बाद लोथल में कुछ अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। देन धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, नागेश्वर, बालाकोट, कोटदीजी। तो ये सब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। एक बार मैप से भी समझ लेते हैं कि ये स्थल कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। तो आप देख ही सकते हैं मैप में कि किस जगह पे आएगा। यह हमारा यहाँ हमारा पंजाब है, पंजाब के बिल्कुल बराबर में ही हमारा हड़प्पा सभ्यता आएगा। देन इसके बाद मोहनजोदड़ो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ, वो भी सिंध पाकिस्तान है। तो सिंध में हमारा मोहनजोदड़ो है। और कोटदीजी भी हमारा यहीं, ये भारत का जो हिस्सा है इसके बिल्कुल बराबर में पड़ता है। देन उसके बाद कालीबंगन हमारा राजस्थान में स्थित है। और बनावली और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। तो आप राज्य वाइज याद कर सकते हैं कि कौन से स्थान कौन से राज्य में है। तो बनावली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में पड़ते हैं। और लोथल जो है बिल्कुल ये हमारे जहाँ गुजरात ख़त्म होता है, बिल्कुल वहीं पे नागेश्वर है बिल्कुल कोने पे। दिन और जो गुजरात है, गुजरात के जो बिल्कुल लास्ट जो कोना है यहाँ पे हमारा पड़ता है नागेश्वर। और उसके बाद हमारा धोलावीरा यहाँ पड़ता है हमारा, आप देख सकते हैं। देन चनहूदड़ो जो है वो भी हमारा पाकिस्तान में ही है, जो शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र है। तो चनहूदड़ो भी हमारा पाकिस्तान में। आई होप कि आपको मैप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तब हम आगे देख लेते हैं एक बार हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पाई लिपि की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। अब रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका। जी हाँ, 1924 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, बट इसके बाद भी अब 2020 चल रहा है, अभी तक भी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज में स्थित है कि किसी भी व्यक्ति को वो लैंग्वेज नहीं आती। और उस जो हड़प्पाई लिपि है वो बिल्कुल उर्दू भाषा की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जिस तरह से आप जानते हैं उर्दू लैंग्वेज भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, उसी तरह से हड़प्पाई लिपि भी लिखी जाती थी। बट इसकी क्या विशेषता थी? इसमें 300 से 350 से लेकर 400 चिन्ह होते थे। 350 से लेकर 400 चिन्ह होते थे हड़प्पाई लिपि में। और ये चित्रात्मक लिपि होती थी, मीन्स चित्रों के द्वारा भी इसे लिखा जाता था। जैसे कहीं पर जानवर का चित्र है, कहीं पर किसी और चीज़ का चित्र है, तो इसी तरह से चित्रों के माध्यम से भी लिखा जाता था। सो आई होप कि आपको इस लिपि के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। और मेदभांड, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं मेदभांड के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मेदभांड जान लेते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मेदभांड
डिमांड होता है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन भी हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे और साथ ही में कांसे के बर्तन भी होते थे। अब कांसे का प्रयोग इतना ज़्यादा था, देन कांसे का बर्तन भी होते थे। अब विलासिता की वस्तुएं, अब विलासिता की वस्तुएं क्या है? विलासिता मीन्स आप जानते हैं लग्जरी। आप विलासिता नाम से नहीं जानते होंगे इंग्लिश में, जिसे हम लग्जरी कहते हैं। विलासिता को ही इंग्लिश में लग्जरी कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं हर इंसान आजकल लग्जरी सामान लेने के लिए बेकाबू है कि मुझे लग्जरी चाहिए, लग्जरी कार होनी चाहिए, लग्जरी फ़ोन होना चाहिए, लग्जरी घर होना चाहिए, लग्जरी कपड़े होने चाहिए। इसी तरह से सब लग्जरी सामान पे मरते हैं। देन उस टाइम पे भी लग्जरियस चीज़ें हुआ करती थी। जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, अब ऐसा तो नहीं कि हड़प्पा सभ्यता में सभी लोग गरीब हों, हर जाति के लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो इसी तरह से जो लोग अमीर थे वो विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग क्या करते थे? जैसे कि यहाँ हमने मनकों के बारे में पढ़ा था। तो मन के किस किस चीज़ के बनाए जाते थे? पत्थरों के बनाए जाते थे, शीशे के बनाए जाते थे, कांसे के बनाए जाते थे। बट जो अमीर लोग होते थे वो महंगे मन के पहनते थे। जैसे कि जो बहुत महंगा पत्थर हो उसके मन के बने हुए, या फिर जो बहुत महंगी धातु हो उसके बने हुए, और इसी तरह से महंगे महंगे कपड़े पहनते थे। और जैसे कि अब जो गरीब लोग थे वो किस तरह से, वो आम आभूषण ऐसे जो नॉर्मल पत्थर होते हैं उनके मन के बने हुए इसी तरह से लोग पहनते थे। और जो उसके बाद हमारे आते हैं शवाधान। अब शवाधान क्या होता है? आप जानते हैं अंतिम संस्कार। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो अंतिम संस्कार के क्या क्या तरीके होते हैं? हिंदुओं में चिता को जलाते हैं, मुसलमानों में दफनाते हैं। तो इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रचलन थे शवाधान को दफनाने के। जैसे कि कुछ लोगों को जला दिया जाता था, या फिर कुछ लोग गर्त एक टाइप का गड्ढा होता है, गड्ढे में लोगों को दफना दिया जाता था। बट उस टाइम पे क्या था? लोगों में अंधविश्वास था। लोग पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे कि पुनर्जन्म होगा। तो उसी के लिए क्या करते? अब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ में अन्य सामान, जैसे कि कोई बर्तन हुआ, शराब, मन के और महंगी महंगी चीज़ें, जैसे कि अमीर लोग होते हैं तो उनके साथ महंगी महंगी चीज़ें, तो इसी तरह से सामान रखा करते थे उनके कब्रों में जब उन्हें दफनाते थे। क्योंकि वो लोग सोचते थे कि जब हमारा पुनर्जन्म होगा तो हमें इन सब सामानों की ज़रूरत पड़ने वाली है। बट आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमीर लोग जो थे वो तो इस तरह से सामान रखते थे, और जो गरीब थे वो भी नॉर्मल से चीज़ें रखते थे जो उनके अकॉर्डिंग हो, कि उनके लिए सही हो। और इसी तरह से एक हमें तांबे का शीशा मिला है, तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से, जो कि कुछ इस टाइप का बना हुआ है। तांबे का दर्पण इस टाइप का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से अनेक अनेक चीज़ें प्राप्त हुई हैं लोगों के अंतिम संस्कार में, कि किस तरह से उनके साथ अनेक अनेक चीज़ें दफनाई गई थीं। अब हम देख लेते हैं आगे। जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा वो होगा पतन। सॉरी, एक पॉइंट हमारा रह गया, वो है धर्म का। कि धर्म, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? तो मैं आपको बता देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की पूजा करते थे। उस वक्त कोई देवी देवता नहीं हुआ करते थे। कोई अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि इतनी उन्नत सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ। तो अब ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये बिल्कुल सही हो, कोई और भी कारण रहे होंगे। बट जो इतिहासकारों का अनुमान है कि हाँ इन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो यह वही कारण है। तो सबसे पहला कारण जो है वो है हमारा बाहरी आक्रमण। जैसे कि हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के अलावा भी और अन्य सभ्यताएं थी भारत में भी और अन्य इलाकों में भी। तो उसी तरह से अलग अलग सभ्यताओं ने, अलग अलग संस्कृतियों ने शायद हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण कर दिया होगा, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। देन जो हमारा सेकंड कारण है वो है बाढ़, कि शायद बाढ़ आ गई होगी जिस कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई होगी। या फिर सूखा पड़ जाने से, सूखा हो गया तो कोई खेती नहीं हुई, कोई कृषि नहीं हुई, लोग भूख से मर गए। तो ये कारण भी एक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। और भूकंप आप जानते हैं एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप कहीं पर भी आ सकता है कभी भी। तो इसी तरह से इतिहासकारों का अनुमान है कि शायद भूकंप आ गया होगा जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो नदियों का सूख जाना। अब नदियों के सूख जाने से क्या हुआ होगा? जब नदियाँ सूख गई तो पानी ही नहीं मिला, लोग प्यास से मर गए। और जो हमारा लास्ट है वो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो मार्ग बदल लेना, नदियों का मार्ग बदल लेना, कि नदियाँ हड़प्पा सभ्यता की तरफ आई ही नहीं होंगी, उन्होंने शायद अपना मार्ग बदल लिया होगा। या फिर वातावरण, जी हाँ, वातावरण में चेंजेस आ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग
कोई और वातावरण में जीते होंगे, बट वातावरण चेंज हो गया, जिसके कारण वो लोग वातावरण चेंज होने के कारण सब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। या फिर जो लास्ट कारण माना जाता है वो है महामारी। आप जानते हैं कोविड-19 पूरे विश्व में एक महामारी आई हुई है। तो ऐसे ही इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि शायद हड़प्पा सभ्यता में भी कोई महामारी आ गई होगी, जिसके कारण पूरी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। सो ये सब कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के, और ये पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आया हो और आप कोई भी गलती अपने एग्जाम में बिल्कुल ना करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।